6 EBCT. Chapter 6 EBCT. Empirical based credibility theory. Empirical based credibility theory. तो सबसे पहले तो एम्पेरिकल वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। एम्पेरिकल वर्ड का मतलब क्या है, लिखना। एस्टिमेशन based on data only. Estimation based on data only, without use of any statistical distribution. Without use of any statistical distribution. यानी एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई इस चैप्टर के लिए, क्या? इस चैप्टर में कोई स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का रोल नहीं आने वाला, क्योंकि हम एम्पेरिकल एस्टिमेशन की बात करें। एम्पेरिकल एस्टिमेशन ऐसा एस्टिमेशन जिसमें किसी भी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत अपने को नहीं पड़ती है। क्या चाहिए अपने को? सिर्फ डेटा पता होना चाहिए। सिर्फ डेटा को यूज करके मुझे क्या करना है? एस्टिमेशन करना है। कोई डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर के अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा डेटा किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है, फॉलो करता होगा, लेकिन अपने को नॉलेज की जरूरत नहीं है उसकी। मेरा डेटा किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता होगा, उसको कुछ ना कुछ पैरामीटर भी होगा, लेकिन अपने को नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या चाहिए अपने को? सिर्फ डेटा चाहिए। चलेगा? तो दो मॉडल पढ़ने हैं, तो पहली हेडिंग डालो मॉडल 1, या दो एरो बना लो ईबीसीटी में से, मॉडल 1 मॉडल 2। मॉडल 1 मॉडल 2। मॉडल 1 में लिखना यूजेस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ क्लेम्स डेटा। uses number of years of claims data. Uses number of years of claims data. और मॉडल 2 में लिखो, नहीं वो सिर्फ डेटा बताना है। मॉडल 2 लिखो, एक एक लाइन लिखनी है। uses number of policies of claims data. uses नंबर ऑफ पॉलिसीज ऑफ क्लेम्स डेटा। ये सिर्फ मैंने अभी ये लिखवाया कि मॉडल 1 में क्या डेटा की जरूरत है और मॉडल 2 में क्या डेटा की जरूरत है। तो मॉडल 1 में सिर्फ क्या पता होना चाहिए? सिर्फ क्लेम डेटा पता होना चाहिए ईयर वाइज, और मॉडल 2 में पॉलिसीज का डेटा भी पता होना चाहिए अपने को ईयर वाइज। चलेगा? तो एक काम करो, टेबल का पेज नंबर 29, एक्चुअल टेबल पेज नंबर 29 खोलो। एक्चुअल टेबल पेज नंबर 29, ईबीसीटी मॉडल 1 दिख रहा है आपको बेटा ऊपर? तो सबसे पहले उस मॉडल में भी आपको डेटा रिक्वायरमेंट दे रखी है, दिख रहा है नीचे? कुछ भी कॉपी में नहीं लिखना जब तक मैं ना बोलूं आपको। आपके नोट्स को प्रॉपर्ली मैं बनवाऊंगा कैसे करना, अभी सिर्फ देख रहे हैं। तो आपको क्या दिया है? सबसे ऊपर डेटा रिक्वायरमेंट दे रखा है टेबल में। डेटा रिक्वायरमेंट क्या है? डेटा रिक्वायरमेंट में एक्स आई जे करके एक चीज डिफाइन करी गई है। डेटा रिक्वायरमेंट ने क्या दिया? एक्स आई जे दिया, और एक्स आई जे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एग्रीगेट क्लेम्स। ये लैंग्वेज लिखा हुआ उसने, एग्रीगेट क्लेम्स रिप्रेजेंट कर रहा है इन ईयर, इन फ्रॉम रिस्क आई इन ईयर जे। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है बेटा, ये भी समझना बहुत जरूरी है। आई की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जा रही है? कैपिटल एन तक जा रही है। और जे की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 to स्मॉल एन। तो कैपिटल एन का मतलब ये नहीं है कि रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे ये भी नोन होगा, स्मॉल एन भी नोन है, कैपिटल एन भी नोन होगा। तो कैपिटल आई बताता है नंबर ऑफ रिस्क। तो अपनी कॉपी में आप लिखो, एक्स आई जे की डेफिनेशन लिखो कॉपी में मॉडल 1 के लिए। तो मॉडल 1 के लिए एक्स आई जे की डेफिनेशन लिखो। एग्रीगेट क्लेम क्या दे रखा है? एग्रीगेट क्लेम इन जेएथ ईयर फ्रॉम रिस्क आई। एक टेबल पास भी कर देना बेटा, मुझे एक टेबल पास कर देना। ये दे दो, गंदी नहीं होगी। एग्रीगेट क्लेम इन जेएथ ईयर फ्रॉम रिस्क आई, मतलब कितने रिस्क प्रेजेंट है मेरे पास? एन नंबर ऑफ रिस्क है, और हर रिस्क के लिए कितना डेटा है मेरे पास? स्मॉल एन मेरा नंबर ऑफ योर डेटा जो मेरे पास होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। बुक का पेज नंबर 17 आप खोल सकते हो।
अगर आपके पास बुक है तो बुक का पेज नंबर 17, एग्जाम्पल 6.2। नहीं लाए तो बेटा सामने देख लो। आईपैड में डेटा नहीं चाहिए, आईपैड किसी और चीज के लिए है। नहीं मुझे चाहिए किसी और को। तो बेटा आपको डेटा दिख रहा है क्या? तो आपके पास आई में कितनी डेटा वैल्यूज हैं? 4 डेटा वैल्यूज, यानी आपको 4 कंट्रीज है, तो 4 कंट्री आपके लिए 4 तरह के रिस्क हैं, और हर रिस्क में कितना डेटा प्रेजेंट है आपके पास? 5 साल का डेटा प्रेजेंट है। तो आपका कैपिटल एन कितना हो गया? 4 हो गया, और स्मॉल एन कितना हो गया आपका? 5 हो गया। क्या स्मॉल एन कैपिटल एन क्लियर है? आई जे क्लियर है? आई क्या है? नंबर ऑफ रिस्क, और जे क्या है? उस आई रिस्क में कितना डेटा मेरे पास प्रेजेंट है। तो कितना डेटा प्रेजेंट होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल एन कहां तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है, और कैपिटल एन कहां तक जा रहा है? 4 तक जा रहा है। क्लियर है? तो आई की वैल्यूज 4 तक जाएंगी तो कैपिटल एन 4 हो गया, जे की वैल्यू 5 तक जाएगी तो स्मॉल एन क्या हो गया आपका? 5 हो गया। डेटा रिक्वायरमेंट क्लियर है? क्या डेटा अपने को चाहिए? मैं पहले से मैथमेटिकल मॉडल पूरा करा रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, फिर मैं थ्योरी में आऊंगा इस मॉडल की। ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ इंटरमीडिएट कैलकुलेशन दे रखी है टेबल में। देखो टेबल में आपको डेटा रिक्वायरमेंट के बाद कुछ इंटरमीडिएट कैलकुलेशन दे रखी है, दिख रहा है क्या? इंटरमीडिएट कैलकुलेशन में 2 चीजें कैलकुलेट करी उसने। सबसे पहले कैलकुलेट करा एक्स आई बार, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करा? एक्स आई बार, और फिर कैलकुलेट करा है क्या? एक्स बार। अगर एक्स आई बार के फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो क्या है एक्स आई बार? एक्स आई बार हर रिस्क का मीन है। अगर ध्यान से देखा जाए हर रिस्क का मीन निकाला गया बेटा। तो अगर मैं अपने टेबल में वापस आऊं, अगर डेटा को ध्यान से देखता हूं, मैं कहता हूं मुझे कंट्री 1 का रिस्क मीन चाहिए। कैसे निकालोगे आप? खाली कंट्री 1 का मीन चाहिए। आप क्या करोगे? कंट्री 1 के करस्पॉन्डिंग आपके पास 5 वैल्यूज हैं, उन 5 वैल्यूज को क्या करोगे? ऐड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे। आपको कैलकुलेट करके दे रखा है। आपको किसका डेटा नहीं दे रखा है? खाली कंट्री 4 के लिए मीन नहीं दे रखा है। तो वह कंट्री 4 का मीन कैलकुलेट कर दो जल्दी से। कंट्री 4 का मीन कैलकुलेट कर दो, क्या आ रहा है? 50। तो नोटेशन वाइज उसको आप क्या लिखोगे? 58.2 क्या है? नोटेशन वाइज इट इज x4 बार। नोटेशन वाइज इट इज x4 बार। और फॉर्मूला वाइज क्या लिखोगे? समेशन x4j डिवाइडेड बाय 5 वेयर j गोज फ्रॉम 1 to 5। ये लिखा हुआ फॉर्मूला टेबल में। तो एक्स आई बार का कैलकुलेशन क्लियर है आपको? एक्स आई बार क्या है? हर कंट्री का मीन है। उसके बाद आपको क्या एक्स बार दे रखा है? ध्यान से देखो एक्स बार क्या है? एक्स बार सारे मीन्स का मीन है। एक्स बार क्या है? सारे मीन्स का मीन है। तो अगर मैं आपको बोलूं आपको एक्स बार कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या लिखोगे आप एक्स बार का? कि एक्स बार विल बी x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार प्लस x4 बार डिवाइडेड बाय, यही होना चाहिए। क्या आपके पास चारों वैल्यूज हैं मीन की, इंडिविजुअल मीन्स की? क्या आप एक्स बार कैलकुलेट कर सकते हो? निकाल दो एक्स बार क्या आ रहा है? 62.75। तो एक्स बार आ रहा है 62.75। चलेगा? क्या इंटरमीडिएट कैलकुलेशन क्लियर है? क्या है इंटरमीडिएट कैलकुलेशन? कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरमीडिएट कैलकुलेशन को। उसके बाद आपको क्या दे रखा है बेटे? सबसे नीचे आ जाओ, क्रेडिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला। थोड़ा सा अभी आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट लगेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं आपको क्या होता है एस स्क्वायर थीटा वेरिएंस एम थीटा। मैं पूरे पहले मैथमेटिकल चीज करा दूंगा आपको, फिर मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा क्या चीज होता है। तो z किसके इक्वल है? सबसे लास्ट में क्रेडिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला दे रखा है, ध्यान से देखो। n डिवाइडेड बाय n प्लस एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ। प्लीज बिल्कुल भी अपने दिमाग पे जोर मत डालना क्या होता है एस स्क्वायर थीटा वेरिएंस ऑफ एम थीटा, अभी के लिए सिर्फ आई विल एक्सप्लेन ये क्या होता है। अभी मैं कैलकुलेशन में जा रहा हूं कैसे कैलकुलेट करना है। तो ई ऑफ एस स्क्वायर थीटा अगर चाहिए, क्या टेबल में फॉर्मूला दे रखा है उसका? देखो ई ऑफ एस स्क्वायर थीटा देखे तो फॉर्मूला दे रखा है टेबल में, उसको इंटरप्रेट करो फॉर्मूले को, है क्या वो फॉर्मूला? क्या बेटा? सबसे पहले अपने फॉर्मूले का अंदर वाला ब्रैकेट देखो। फॉर्मूले का बाहर वाले कैपिटल एन और समेशन को एक बार भूल जाओ, सिर्फ अंदर वाला ब्रैकेट देखो। अगर आप अंदर वाले ब्रैकेट को देखोगे तो अंदर वाला ब्रैकेट इज सैंपल वेरिएंस ऑफ कंट्री आई।
अगर अंदर वाला ब्रैकेट देखो तो सैंपल वेरिएंस ऑफ कंट्री आई निकाल के दिया हुआ है, और फिर सारे सैंपल वेरिएंस का मैंने क्या निकाल दिया, मीन निकाल दिया। मैंने सारे सैंपल वेरिएंसेस का क्या निकाल दिया, मीन निकाल दिया। याद ऐसे रखा रहता था, एस स्क्वायर सपोज वेरिएंस है तो हमने वेरिएंस का क्या निकालना है, मीन निकालना है। एस स्क्वायर अगर वेरिएंस है तो हमें उसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। कर सकते हैं हम कैलकुलेट कैसे चीजें। तो देखते हैं टेबल में हमको क्या दिया हुआ है। टेबल में ऑलरेडी आपको सैंपल वेरिएंस निकाल के दिया हुआ है, देखो हो सकता है टेबल फॉर्म ना आऊंगा उस पर भी। तो आपको ये देखो सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला ये क्या ऊपर जो दिया हुआ है टेबल में। तो आपको क्या लगता है 39.3 कैसे निकाला गया होगा, 39.3 विल बी वेरिएंस ऑफ दिस डेटा। बेटा इन 5 डेटा वैल्यूज का वेरिएंस होगा 39.3। कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर इज द बेस्ट ऑप्शन। तो क्या आप मुझे ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दे सकते हो, क्या करोगे बेटा, कैलकुलेटर के अंदर वन वेरिएबल में जाके ये डेटा डाल दो 44, 52, 69। याद है कैलकुलेटर की भूल के बेटा चलाना। किसी को स्टेप याद नहीं है तो बोलना, मैं बोल देता हूं। $55। एस एक्स निकालोगे बेटा, बिल्कुल एस एक्स का निकाल के स्क्वायर भी करोगे, क्योंकि एस एक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस क्या आ रहा है, 132.7। तो ये वैल्यू आनी चाहिए 132.7। आ रही है क्या ये वैल्यू 132.7। लेकिन ये वैल्यू निकालने से क्या क्या एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर थीटा निकल गया, नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन चारों वैल्यूज का मुझे मीन लेना पड़ेगा। चारों वैल्यूज का मीन लूंगा तब निकलेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा। तो निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है। 101.2 आना चाहिए आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा। तो एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर थीटा इज 101.2 चलेगा। पर अपने को अगर z निकालना है तो एक चीज की कैलकुलेशन और बची है, वो क्या है, वेरिएंस ऑफ एम थीटा। तो वेरिएंस एम थीटा के फॉर्मूले पर आते हैं। अगर आप वेरिएंस एम थीटा का फॉर्मूला देखते हो टेबल के अंदर, सिर्फ पहले समेशन को देखना है अभी आपको, बाद वाले समेशन की बात बाद में करेंगे। पहला समेशन क्या है, देखो इंटरप्रेट करना। पहला समेशन आपके हिसाब से क्या है, सारे सैंपल मीन्स का वेरिएंस है। अगर ध्यान से देखा जाए तो सारे सैंपल मीन्स का वेरिएंस निकाला हुआ है, ध्यान से देखें। हर इंडिविजुअल मीन को x बार से माइनस करा और उसका वेरिएंस कैलकुलेट करा हुआ है। तो पहला समेशन क्लियर है क्या है। बाद वाला समेशन इज एन एडजस्टमेंट, ये अपनी टेबल में लिख लेना। जिनके पास अगर एक्चुअल टेबल है तो उसमें मत लिख देना, अपनी कॉपी में लिख लेना। नहीं, बाद वाला इज एन एडजस्टमेंट टू मेक इट एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर। जो बाद वाला समेशन एडजस्ट करा गया है वेरिएंस ऑफ एम थीटा में, दैट इज एन एडजस्टमेंट टू मेक इट एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर। नहीं वो आ जाएगा, मैं मैथमेटिकली बात नहीं कर रहा, मैं स्टैटिस्टिकली बता रहा हूँ किस लिए ऐड करा गया बेटा। फॉर्मूला तो पता ही है क्यों माइनस करी गई है वो टर्म, टू मेक इट एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर। बेटा आपको याद है ना, वेरिएंस को हम n-1 से सिर्फ इसीलिए डिवाइड करते थे ताकि एस्टिमेटर क्या आ जाए, अनबाइज्ड आ जाए। तो इस फॉर्मूले को अनबाइज्ड बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक माइनस का ये पूरे टर्म एडजस्ट कर रहे हैं ताकि मेरा एस्टिमेटर क्या बन जाए। नहीं, सैंपल वेरिएंस को आपको हम अनबाइज्ड बनाने के लिए करते थे बेटा। तो अपना लास्ट वाली टर्म का एडजस्टमेंट इज जस्ट टू मेक इट एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर। कभी पूछा नहीं गया, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको। तो वेरिएंस ऑफ एम थीटा का फॉर्मूला और अगर ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो हम चाहें तो वेरिएंस ऑफ एम थीटा को लिख सकते हैं। पहली टर्म तो क्लियर ही है, क्या है वो तो वेरिएंस है, वो तो क्लियर है, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाद वाला समेशन देखें तो क्या वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एन बोला जा सकता है उसको। किसका होल स्क्वायर, नहीं फर्स्ट, अच्छा ये होल स्क्वायर चलेगा बेटा। अगर समेशन को ध्यान से देखो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा को ही स्मॉल एन से एक्स्ट्रा डिवाइड करा हुआ है। आप एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखो और बाद वाला समेशन देखो तो आप ये देखोगे बस ये स्मॉल एन से एक्स्ट्रा डिवाइड करा गया है इसको, और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करा गया है।
तो इस तरह से फॉर्मूले को इजीली आप याद रख सकते हो, बस थोड़ा सा चलेगा। कैलकुलेशन क्लियर है? तो क्या आप मुझे वेरिएंस एम थीटा बता सकते हो कैलकुलेट करके? कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है आपको? खाली बेटा पहली टर्म कैलकुलेट करनी है। अब वो जल्दी कैसे कैलकुलेट हो सकती है बेटा? जल्दी कैसे कैलकुलेट हो सकती है वो? अगेन टेबल मोड में, चार्ट मोड में जाके मुझे एक्स आई बार के डेटा का वेरिएंस निकालना है। तो एक्स आई बार को पुट कर दो हर जगह, वन वेरिएबल में, वन वेरिएबल में एक्स आई बार को पुट करो। 58.2 था लास्ट वाला। वन वन क्या? 11 1110 110 आएगा। फर्स्ट टर्म आ रही है 110.57 और ये टर्म का न्यूमरेटर ऑलरेडी कैलकुलेटर है कितना? 101.2 डिवाइडेड बाय कितना? 5। फाइनल कैलकुलेशन आनी चाहिए 90.33। वेरिएंस ऑफ एम थीटा आना चाहिए 90.33। चलेगा क्या? z कैलकुलेट हो गया आपका? z क्या आ जाएगा? z क्या आ गया? 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस बोलो 101.2 डिवाइडेड बाय 90.33। देखना क्या आंसर आता है आपका बेटा? 0.8169। ये z आ गया आपका। z कैलकुलेट करना तो आ गया, पर अभी समझ में कुछ नहीं आया कि क्यों करा, कैसे करा, वो समझ लेते सारा कुछ। ठीक है, थ्योरी में अब मैं जा रहा हूं। आपको मैथमेटिकल पार्ट सारा क्लियर है मॉडल का? तो डेफिनेशन लिखो मॉडल की सबसे पहले। तो कैलकुलेशन ही आता है एग्जाम में? हाँ 0.8169 नहीं मतलब हाँ चलेगा। तो बेटा डेफिनेशन लिखो मॉडल 1 की। डेफिनेशन में लिखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जे गिवन थीटा इज इक्वल टू एम थीटा। मॉडल 1 की डेफिनेशन में लिखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जे गिवन थीटा इज इक्वल टू एम थीटा। और ब्रैकेट में इसका वर्बल इंटरप्रिटेशन लिख लो एक बार। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जे गिवन थीटा इज इक्वल टू एम थीटा। लिखो वेरिएबिलिटी बिटवीन रिस्क मीन्स, सॉरी काट दो इसको, ये नहीं लिखना, बता रहा हूं। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो वेरिएंस ऑफ एक्स जे गिवन थीटा इज इक्वल टू एस स्क्वायर थीटा। ये दो डेफिनेशन है। वेरिएंस ऑफ एक्स जे गिवन थीटा इज इक्वल टू एस स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा विल बी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? पता नहीं। नॉलेज चाहिए? नहीं चाहिए। पता ये है, ये पता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता होगा, उसका कोई पैरामीटर होगा। वो पैरामीटर क्या होगा? वो पैरामीटर थीटा होगा। लेकिन वो क्या है मुझे इसमें कोई नॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इंपेरिकल एस्टिमेट चाहता हूं। इंपेरिकल एस्टिमेट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डेटा, ना कि आपकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज पे। तो क्लियर है? तो हम ये बोल रहे हैं डेटा का कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मुझे पता नहीं क्या है, ना ही मुझे जानने की जरूरत है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसका कोई ना कोई पैरामीटर भी होगा, और वो पैरामीटर क्या है अपना? वो पैरामीटर थीटा है। चलेगा? बोला जा सकता है, लेकिन इसको हम ये नहीं बोल सकते वो नॉर्मल का फॉर्मूला है। वो हम बताएंगे वेटेड एवरेज में बनाया गया, उसको मैं बताऊंगा पूरा भी। नेक्स्ट हेडिंग डालो इसमें, अजम्पशन क्या है मॉडल 1 की। अजम्पशन लिखो। फर्स्ट अजम्पशन लिखना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स आई जे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स आई जे, कैपिटल एक्स आई जे, डिपेंड्स ऑन अ पैरामीटर थीटा। The distribution of xij depends on a parameter theta whose value is fixed, but unknown, whose value is fixed but unknown.
वैल्यू होगी कोई ना कोई, हमको नहीं पता क्या वैल्यू, अपने को नहीं निकालनी है वो वैल्यू, क्योंकि अगर मुझे z निकालना है कि आपको थीटा की जरूरत पड़ी कहीं z के लिए, आपने z पूरा कैलकुलेट कर दिया लेकिन आपको कहीं थीटा की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि एस्टिमेट कौन सा है, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि इंपेरिकल एस्टिमेट है। चलेगा, नेक्स्ट असम्पशन लिखो, गिवन थीटा the xij's given theta the xij's are IID, that is xij's are conditionally independent। बताऊंगा, आएंगे इसको प्रूव करेंगे बेटा। दैट इज xij's आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट। कंडीशनली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ xi xj गिवन थीटा निकालते हो तो आप उसको स्प्लिट करके एक्सपेक्टेशन ऑफ xi गिवन थीटा इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ xj गिवन थीटा लिख सकते हो, स्प्लिट हो सकते हैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशन उनके। हाँ, इंडिपेंडेंट तो स्प्लिट हो सकता है, बिल्कुल नहीं। वेरिएंस पर मल्टीप्लिकेशन में कहाँ स्प्लिट होता है बेटा, क्या होता है, वो तो समेशन में स्प्लिट होगा। ये एक और चीज है कंडीशनल इंडिपेंडेंट का मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई जे इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जे। एक्स आई इंटू एक्स जे बेटा, वो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट नहीं है ये कैसे इंडिपेंडेंस शो कर रहे हैं हम? अनकंडीशनली, अगर थीटा नहीं पता है और फिर मैं चेक करूं एक्स आई एक्स जे तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। चलेगा, कंडीशनली तो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ये प्रूव भी करेंगे हम, इसको देखेंगे अभी प्रूव करके देखना। क्लियर है कंडीशनल इंडिपेंडेंस का मतलब और अनकंडीशनल इंडिपेंडेंस का मतलब? ठीक है, तो अजम्पशन क्लियर हो गई। तो अपने दो चीजें कैलकुलेट कर रहे थे z के लिए, एक एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा, एक वेरिएंस ऑफ m थीटा। तो लिखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है। ये अजम्पशन खत्म हो गई आपकी। वैसे आपको सिर्फ लिखना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा क्या होता है। हाँ, बेटा वहीं से करना पड़ेगा, यहां से होगा नहीं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा लिखो, एवरेज वेरिएबिलिटी विद इन ईच रिस्क, एवरेज वेरिएबिलिटी विद इन ईच रिस्क, विद इन को अंडरलाइन करना, एवरेज वेरिएबिलिटी विद इन ईच रिस्क, मतलब विद इन रिस्क। विद इन रिस्क का मतलब क्या है? विद इन रिस्क का मतलब अगर मैं विद इन रिस्क आई की 1 की बात करूं तो 48, 53, 42, 50 इनके बीच में कितनी वेरिएबिलिटी है, वो बोल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा। वो तो वेरिएंस है बेटा, एवरेज वेरिएबिलिटी की बात करेंगे हम, देखना। नेक्स्ट देखो, वेरिएंस ऑफ एम थीटा क्या है? वेरिएंस ऑफ एम थीटा इज वेरिएबिलिटी, वेरिएंस ऑफ एम थीटा इज वेरिएबिलिटी बिटवीन रिस्क मीन्स, बिटवीन को अंडरलाइन करना, वेरिएबिलिटी बिटवीन रिस्क मीन्स मतलब अब मैं कैसे बात कर रहा हूं, मैं पहले तो मैं विद इन रिस्क बात कर रहा था, अब मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि ये कंट्री वाइज कितना वेरिएशन आ रहा है, 2xi बार आ रहा है। पहले हम क्या बोल रहे थे, पहले हम हर कंट्री के अंदर की वेरिएशन देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं कि विद हर रिस्क में कितनी वेरिएशन आती है। तो बिटवीन और विद इन का मतलब है, बिटवीन का मतलब क्या है कि दो रिस्क का कंपैरिजन हो रहा होगा अलग अलग, और विद इन का मतलब क्या है, एक ही रिस्क के अंदर अपना कंपैरिजन चल रहा है। तो इसलिए उन दो वर्ड्स को अंडरलाइन कराया कि आपको याद रह सके वो चीजें। लिखो क्रेडिबिलिटी प्रीमियम फॉर्मूला फॉर मॉडल 1, क्रेडिबिलिटी प्रीमियम फॉर्मूला फॉर मॉडल 1। This is credibility premium formula for model 1.
देखा देखा लग रहा है बेटा? देखा ये नहीं देखा आपने, कैसे बोल रहे हो देखा देखा लग रहा है? देखा जैसा लग रहा है ना बेटा, ऐसा कुछ देखा हुआ है, ये नहीं देखा हुआ। तो वहां पर म्यू का मतलब क्या होता है जहां पहले आपने देखा है? पहले कहां देखा है तो आपको याद होगा, क्रेडिबिलिटी थ्योरी में देखा था। वहां पर म्यू का मतलब होता था प्रायर मीन। बेटा प्रायर मीन का मतलब है आई शुड हैव नॉलेज ऑफ माई प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पेरिकल एस्टिमेट, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात ही नहीं करनी है। तो प्रायर तो गया, प्रायर का कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं करनी है अपने को, तो ये तो चला ही गया। अपने को किसकी बात करनी है? सिर्फ डेटा की बात करनी है। तो एक्सआई बार का मतलब क्या है? सिर्फ हर रिस्क का डेटा। ये क्या था? मीन ऑफ रिस्क आई। और ये क्या था? एक तरह से ओवरऑल मीन बोल सकते हैं, चलो इसको एक तरह से ओवरऑल मीन बोलते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि मैं ओवरऑल डेटा पे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं या मैं हर रिस्क के डेटा पर ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। अगर मैं रिस्क के डेटा पर ज्यादा कॉन्फिडेंट होऊंगा तो जेड की वैल्यू क्या आनी चाहिए? उस पर ज्यादा वेट होना चाहिए, जेड बड़ा आना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल डेटा पे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं तो जेड की वैल्यू छोटी आनी चाहिए। देखते क्या आता है वैल्यूज में। ये तो रिलेशन क्लियर हो गया ना? इसका मतलब क्या है? वही फॉर्मूला है पर उसको रिप्लेस करा गया। क्यों? क्योंकि हम एम्पेरिकल एस्टिमेट निकाल रहे हैं। अब वापस से जेड के फॉर्मूले को एनालाइज करने का काम करते हैं। अब सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो z था n बाय n प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ m थीटा। ये लिखा हुआ आपने। तो सबसे पहली बात, n और z में कैसा रिलेशन है? अगर n इंक्रीज करता है दिस इंप्लाइज z शुड क्यों? बेटा n बढ़ रहा है मतलब रिस्क का डेटा बढ़ रहा है। रिस्क में जो डेटा प्रेजेंट है वो बढ़ रहा है, रिस्क का काउंट नहीं बढ़ रहा है। स्मॉल n क्या था? स्मॉल n था कि रो वाइज डेटा कितना बड़ा होता चला जा रहा है। एक बात बताओ, अगर आपके रिस्क में ज्यादा डेटा प्रेजेंट है तो आप उस रिस्क को ज्यादा वेटेज दोगे कि ओवरऑल को ज्यादा वेटेज दोगे? बेटा ऑब्वियसली उस रिस्क को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, लॉजिकल है। तो अगर स्मॉल n बढ़ेगा तो वेटेज किसके ऊपर बढ़ेगी? z का वैल्यू बढ़ेगी। अगर कैपिटल n बढ़ता तो बाई चांस फॉर्मूले में नहीं है। कैपिटल n बढ़ता है इसका मतलब क्या है? ओवरऑल डेटा बहुत बड़ा होता जा रहा है। ओवरऑल डेटा पे मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो z डिक्रीज होना चाहिए। ऑल्दो हमारे फॉर्मूले में कहीं ऐसा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? स्मॉल n अगर इंक्रीज करता है तो z भी क्या करेगा? अपना इंक्रीज करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि अगर मेरा हर रिस्क का डेटा बढ़ेगा तो मेरा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ना ही है। ठीक है। z का इंपॉर्टेंस कम होगा ना, x बार के लिए इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा फिर तो। बेटा अगर ओवरऑल डेटा बड़ा होता जा रहा है तो ओवरऑल डेटा के इतना बड़ा ओवरऑल डेटा तो उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओवरऑल डेटा पे कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए ना आपका। भाई ओवरऑल डेटा बहुत बड़ा हो गया है तो भाई इतना सारा डेटा और रिस्क का डेटा बहुत कम है सपोज, मतलब विद इन रिस्क तो डेटा कम है लेकिन ओवरऑल डेटा बहुत ज्यादा है मेरे पास, तो कहीं ना कहीं उस पर रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। तो एक्स बार पे रिलायबिलिटी ज्यादा होने के लिए किसको बड़ा होना पड़ेगा? 1 माइनस जेड को बड़ा होना पड़ेगा। ऑल्दो क्रेडिबिलिटी फैक्टर में रोल नहीं है उसका कहीं पे। नेक्स्ट में रिलेशन आपको पूछ रहा हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा को अगर इंक्रीज करते हैं तो जेड पे क्या इंपैक्ट आना चाहिए? तो ये तो मैथमेटिकली आपने देख के फॉर्मूले से बोल दिया है ना। अभी तो आपने मैथमेटिकली देख के ही बोला है। आपने देखा इनवर्स रिलेशन दिख रहा तो डिक्रीज होगा। मुझे रीजनिंग देना है इसका कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा की लैंग्वेज क्या लिखी पढ़ना आप एक बार? एवरेज वेरिएबिलिटी विद इन ईच रिस्क। विद इन रिस्क वेरिएबिलिटी बढ़ रही है। अगर विद इन रिस्क वेरिएबिलिटी बढ़ रही है तो रिस्क ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाऊंगा रिस्क के ऊपर नहीं। किस पे कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा फिर मुझे? ओवरऑल डेटा पे कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर भाई ये तो गारंटी है ना कि z बढ़ेगा तो 1 माइनस जेड घटेगा और z घटेगा तो 1 माइनस जेड बढ़ेगा। अगर विद इन रिस्क वेरिएबिलिटी ज्यादा आती है तो यहां पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाऊंगा इस डेटा के ऊपर। किस पे कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा अपने को? लॉजिकल रीजनिंग दे सकते हो, लिखो हायर वैल्यू of expectation s square theta, higher value of expectation s square theta means there is higher variability within each risk, means there is higher variability within each risk, full stop. So individual risk data is less credible. So individual risk data is less credible, which implies Z should decrease.
विच इम्प्लाइज z शुड डिक्रीज। अगर इंडिविजुअल डेटा पे कम कॉन्फिडेंस है तो उसके करस्पॉन्डिंग वेट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। वेरिएंस ऑफ एम थीटा का कैसा रिलेशन है जेड के साथ, कैसे बोल पा रहे हो डायरेक्ट? लॉजिकल तो भी समझेंगे, पहले मैथमेटिकली देख लें कि वेरिएंस ऑफ एम थीटा को इंक्रीज करने का मतलब जेड इंक्रीज करेगा। जैसा एन दिख रहा है वैसा ही वेरिएंस एम थीटा दिखेगा। तब भाई अगर अंदर एलसीएम ले लोगे आप तो एन के साथ वेरिएंस एम थीटा आ जाएगा हर जगह। तो अगर एन के साथ इंक्रीज कर रहा है तो वेरिएंस एम थीटा के साथ भी इंक्रीज करेगा। अब वेरिएंस एम थीटा की डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा आपने? बिटवीन रिस्क, मतलब विद आपके रिस्क में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है। सपोज एक कंट्री इंडिया का क्लेम डेटा है और एक इंग्लैंड का क्लेम डेटा है, क्या रिजेंबल करेंगे? बहुत ज्यादा, दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी, होनी चाहिए दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी। तो आप ऐसा बोलोगे कि नहीं नहीं, जो वेटिंग फैक्टर इंडिया के लिए वही इंग्लैंड के लिए लगा देना चाहिए, ऐसा लगाना चाहिए आपको? नहीं लगाना चाहिए। आप क्या करोगे, बेसिकली आप रिस्क डेटा पर लेस कॉन्फिडेंट हो पाओगे। आप बोलोगे काम करो दोनों को डेटा को कंबाइन कर लेते, ओवरऑल डेटा पे थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाएगा मेरा, यही तो बोलेंगे भाई। अगर मेरा विद इन रिस्क सॉरी बिटवीन रिस्क में मेरा ज्यादा वेरिएबिलिटी है, मतलब मैं एक्स बार पर कम कॉन्फिडेंट हो पाऊंगा, सॉरी एक्स बार पर कंबाइन नहीं कर पाएंगे हम डेटा को। हम क्या बोलेंगे, इंग्लैंड की अलग वैल्यूएशन करो, इंडिया की अलग वैल्यूएशन करो, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉपुलेशन है, दोनों को कंबाइन नहीं करा जा सकता क्योंकि दोनों में वेरिएबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो दोनों को अलग अलग ही रखना पड़ेगा और दोनों को अपना अपना वेट देना पड़ेगा। तो अगर हम ये बोलते हैं कि वेरिएबिलिटी बिटवीन रिस्क ज्यादा है, तो इसका मतलब मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस किस पे दिखाना पड़ेगा? इंडिविजुअल डेटा पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। और अगर इंडिविजुअल डेटा पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो जेड क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ये थ्योरेटिकल लिखो, हायर वैल्यू ऑफ वेरिएंस एम थीटा, हायर वैल्यू ऑफ वेरिएंस एम थीटा, higher value of variance m theta implies greater variability in risk means, greater variability in risk means or between risk means. So individual data is more credible. So individual data is more credible, which implies that should increase. एक बार ईबीसीटी मॉडल 1 का क्वेश्चन आया था जहां पे पहले आपको कैलकुलेशन कराई थी और 3 नंबर का क्वेश्चन था नीचे जिसमें आपसे ये जेड की पूरी एक्सप्लेनेशन मांगी गई थी कि जेड का एन का ES स्क्वायर थीटा वेरिएंस एम थीटा से कैसा रिलेशन है। मैथमेटिकल नहीं चाहता था वो आपसे आंसर, वो थियोरेटिकल आंसर चाहता था क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप पूरा आंसर कर सकते हो उसके लिए। ये 2010 अप्रैल 2010 का या फिर सितंबर 2010 का क्वेश्चन होगा, देख लेना एक बार, पूरा एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा हुआ था। नहीं ईबीसीटी का अलग असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, रिमोट दे दो उसको, कोई बंद कर देगा इसी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, XJ सेटिस्फाई XJ, हाँ मॉडल 1 के लिए प्रूव करा रहा हूं बेटा। XJ satisfy the conditions of EBCT model 1. XJ satisfy the conditions of EBCT model 1. ये बेटा अप्रैल 2002 का क्वेश्चन है। पहले EBCT हुआ करता था 2002-3 तक, फिर चला गया, फिर 2010 में आया वापस। ठीक है, तो 2002 का क्वेश्चन है ये। तो पुराने क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं करने को, तो एक क्वेश्चन उसका करा दे रहा हूँ। XJ satisfy the conditions of EBCT model 1 full stop। फर्स्ट पार्ट बनाओ क्वेश्चन का। obtain expressions in terms of expectation m theta, expectation s square theta and variance m theta for A part expectation xj, B part variance xj and C part expectation xi xj
where j is not equal to I. और सेकेंड पार्ट बनाओ क्वेश्चन का, hence prove that xi and xj are not unconditionally independent. वो तो पता है, वो तो assumption में ही ना कंडीशनल इंडिपेंडेंट, तो ये तो हमने बोल ही दिया है. अनकंडीशनल इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दिखाना है. जरूरी नहीं तो ना इम्प्लाई करे हर चीज़, वो उसको प्रूव कर रहे हैं बस. अब बाद में अब जरूरी हो जाएगा, अभी के बाद अभी बस प्रूव कर रहे हैं. तो बेटा बस छोटे से आपको नॉलेज होनी चाहिए इनको प्रूव करने के लिए. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रिजल्ट पता है. मैं 2 रिजल्ट लिख रहा हूँ, देखना आप ध्यान से. पता है ना आपको, ये तो आपको ये भी पता है. एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस y गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन y गिवन x. ये 2 रिजल्ट पता है आपको. इन 2 रिजल्ट को यूज करके हम प्रूव करने वाले हैं. ठीक है, तो पहला रिजल्ट अपने को क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ xj. तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन xj गिवन थीटा लिखा जा सकता है इसको. इसकी क्या वैल्यू है, ये आपने लिखा है डेफिनेशन में. देखो आपने डिफाइन करा है इसको, जहां पे वीसीटी मॉडल 1 की डेफिनेशन लिखी है वहां पर आपने इसको डिफाइन करा. देखो यही तो एम थीटा है. आ गया भाई, पहला रिजल्ट तो प्रूव हो गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जे को एक्सपेक्टेशन ऑफ एम थीटा के रिजल्ट फॉर्म में लिखना था, वो तो हो गया. क्या आप वेरिएंस वाला पार्ट कर पाओगे? देखो वेरिएंस वाला पार्ट ऐसे करना है. तो वेरिएंस को क्या लिखोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस एक्स जे गिवन थीटा प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स जे गिवन थीटा, ये लिखोगे. अंदर क्या रिप्लेस कर सकते हैं यहां पर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा प्लस वेरिएंस ऑफ एम थीटा. चलेगा. लास्ट वाला रिजल्ट और देख लेते क्या मांगा है. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स जे, और उसने क्लियरली बोला आई और जे इक्वल नहीं है. इसका मतलब क्या है, वरना एक्स आई स्क्वायर बन जाता, वरना एक्स आई स्क्वायर हो जाता, फिर तो क्या करते, ऊपर का वेरिएंस और मीन को यूज कर लेते. अलग अलग है ये बोला गया है. वरना तो ये एक्सपेक्टेशन एक्स आई स्क्वायर बन जाता है या एक्स जे स्क्वायर बन जाता, और एक्सपेक्टेशन एक्स जे स्क्वायर को आप क्या लिख देते, वेरिएंस एक्स जे प्लस एक्सपेक्टेशन एक्स जे का होल स्क्वायर. इसलिए क्लियरली बोला कि दोनों इक्वल नहीं है. दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करें, तो ये लिखना पड़ेगा भाई अपने को. तो ये पता है कि किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन निकालनी तो ऐसे निकल सकती है. वो तो तब कर पाएंगे जब ये पता लगे एक्स आई एक्स जे इंडिपेंडेंट है. ये कहां दिया एक्स आई, कंडीशनली इंडिपेंडेंट है ना, ये तो प्रॉब्लम है बेटा. हाँ तो बेटा कंडीशन में स्प्लिट कर सकते हैं ना, बिना कंडीशन के कैसे स्प्लिट करते हैं. हाँ तो बेटा वही तो यहां स्प्लिट हो सकता है, ये कैसे स्प्लिट कर दें, ये तो कल लिखा है हमने. पीछे देखो क्या लिखा आपने, ये तो कंडीशन है. गिवन थीटा एक्स आई जेज आर कंडीशनल इंडिपेंडेंट. कंडीशनल क्या है बोला हुआ है, गिवन थीटा है. थीटा नहीं गिवन है तो कैसे स्प्लिट करते हैं, इनको स्प्लिट करा जा सकता है अंदर वाली एक्सपेक्टेशन को. क्यों, वो एबीसीडी मॉडल 1 की असम्पशन है, क्योंकि हमने बोला कंडीशनली तो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये तो हमने बोला हुआ असम्पशन में. तो क्या लिखें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स आई गिवन थीटा इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जे गिवन थीटा, ये लिखा जा सकता है. तो रीजन डाल देना साथ में, क्या, सिंस एक्स आई जेज आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट, सिंस एक्स आई जेज आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट,
तो अब क्या बन गया भैया, ये वाली एक्सपेक्टेशन भी एम थीटा आएगी और ये वाली एक्सपेक्टेशन भी एम थीटा आएगी। आईआईडी तो है ही, तो क्या लिखोगे इसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ, नहीं एम थीटा का होल स्क्वायर बेटा, अरे मुझे अच्छा लगता है ऐसे भाई। अभी लेकिन आंसर रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं आया आपका, आंसर रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं आया। आपको एक्सपेक्टेशन एम थीटा, वेरिएंस एम थीटा और एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लाना है। आपने एक्सपेक्टेशन एम थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या इसको आप ये लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ एम थीटा प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एम थीटा का होल स्क्वायर। अब आ गया आंसर आपका रिक्वायर्ड फॉर्म में। हाँ हाँ लिख सकते हैं, अच्छा नहीं लगता देखने में यार। क्या क्या, हाँ लिखते हैं बेटा, ऐसे लिखा जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा, मैंने तो बोल दिया एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर लिखो या ई स्क्वायर एक्स लिखो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं लिखने में। तो देखने में अजीब लगता है, देखो हाँ तो अच्छा लग रहा है देखने में बेटा, ये अच्छा लग रहा है। अनटाइडी कहाँ है, अच्छा है दिखने में बेटा, क्लियर है। ठीक है, इसमें बहस नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं है। तो 3 पार्ट तो हो गए, सेकंड पार्ट देखो, प्रूव दैट दे आर। तो सेकंड पार्ट के लिए इफ आई एम एबल टू शो दिस, सपोज सुनो, अगर मैं ये शो कर दूं तो क्या काम हो जाएगा अपना भाई, अगर हम ये शो कर दे काम चल जाएगा। इक्वल आ गया तो मतलब इंडिपेंडेंट, इक्वल नहीं आ रहा तो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पार्ट आप कर चुके हो, ये तो आपने पिछला पार्ट सॉल्व करा, तो एक तरह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड तो किसके इक्वल आएगी बेटा, भाई दोनों वहीं से करना है, कुछ प्रूफ थोड़ा करना है अपने को नया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई वेरिएंस ऑफ एम थीटा प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एम थीटा का होल स्क्वायर, चलेगा। राइट हैंड साइड क्या आ गई भाई, ये भी एम थीटा आएगा, ये भी एम थीटा आएगा, तो राइट हैंड साइड एक तरह से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जे, जो आपने पहले पार्ट में निकाला, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एम थीटा का होल स्क्वायर। अगर वेरिएंस अगर आ गया ना बेटा, ये अगर बड़ी चीज है, इक्वल है क्या दोनों, ये क्लियरली शो हो गया दोनों अनइक्वल हैं। ये तो डिफरेंस, ये डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, ये डिफरेंस अगर नहीं होता तो इक्वल हो जाते, तो इंडिपेंडेंट हो जाते। तो क्या शो कर दिया हमने कि कंडीशनली तो दे आर इंडिपेंडेंट, ऐसा हमारी एजम्पशन है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट होगा। हाँ तो बेटा हमने तो एक और एक्सपेक्टेशन बाहर लगाई है ना, पहला वाला आपने ए पार्ट में क्या आंसर निकाला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एम थीटा ही तो आंसर निकाला ए पार्ट में, तो उसी का मैंने स्क्वायर कर दिया, चलेगा। तो नेक्स्ट डालो ईबीसीटी मॉडल 2, ईबीसीटी मॉडल 2 और पेज नंबर 30 टेबल का खोल लो। ऑन एवरेज बेटा पिछले 2-3 बार से तो 12-12 नंबर का ईबीसीटी आ रहा है। नहीं ऐसा कभी 2002 का क्वेश्चन मैं खुद बोल रहा हूँ, पहले आया हुआ है, आ जाए तो अच्छा ही है, क्या प्रॉब्लम है, सिंपल डेफिनेशन को आप यूज कर रहे हो। तो ईबीसीटी मॉडल 2 सबसे पहले देखो डेटा रिक्वायरमेंट क्या है, पेज नंबर 30 पर देखो डेटा रिक्वायरमेंट क्या है, चेंज हो गई है डेटा रिक्वायरमेंट। जो पहले डेटा था वो तो चाहिए ही चाहिए, पहले आपके पास क्या था, एग्रीगेट क्लेम डेटा, वो तो अभी भी है, लेकिन इस मॉडल में उसको YIJ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस चीज को पिछले मॉडल में किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, XIJ से, इस मॉडल में उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, YIJ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नोटेशन में चेंज देखना पड़ेगा। प्लस साथ में एक चीज और दे रखी है आपको, क्या, PIJ। PIJ को क्या बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग रिस्क वॉल्यूम। बेटा एक बात सुनो, एक कंट्री में बहुत सारा पॉलिसीज बिकी हुई है और एक कंट्री में बहुत कम पॉलिसीज बिकी हुई है, तो पिछला मॉडल तो कहता है दोनों का क्रेडिबिलिटी फैक्टर Z ही आएगा। एक ही क्रेडिबिलिटी फैक्टर निकाल रहे हैं सारी कंट्री के लिए। अगर देखें आपने क्या लिखा, ZXI बार प्लस 1 - Z × X बार। क्या अलग अलग कंट्री का अलग अलग Z है, नहीं,
ये मॉडल कहता है कि भाई जिसके ज्यादा पॉलिसी बेची है उसमें तो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा आपके पास होगा, उस पर आप ऑब्वियसली ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, उसका अलग वेटिंग फैक्टर रखो, और जिसका कम वॉल्यूम बिजनेस को कम वेटिंग फैक्टर दो। यानी नए मॉडल के अंदर ये बन जाना चाहिए, ZI आना चाहिए निकल के, कि हर कंट्री का क्या आएगा, अलग अलग Z आएगा। तो सबसे पहले पेज 30 में लास्ट में Z का फॉर्मूला देखो क्या है। Z के साथ क्या लग गया बेटा, नीचे I लग गया। I का मतलब क्या, हर रिस्क का अलग अलग Z आएगा, जिसमें जितना ज्यादा वॉल्यूम उसका इतना ज्यादा वेटेज। नीचे Z के फॉर्मूले में समेशन PIJ भी दे रखा है, देखो समेशन PIJ दे रखा है, नहीं दे रखा है। समेशन PIJ का मतलब क्या है, जिसका जितना ज्यादा वॉल्यूम, वॉल्यूम का टोटल ही तो है समेशन PIJ, जिसका जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस उसको उतना ज्यादा क्या दे देंगे हम, वेटेज दे देंगे। तो EBCT मॉडल 2 इज प्रैक्टिकली मोर सेंसिबल एंड सबसे ज्यादा यूज होता है। EBCT मॉडल 1 यूज नहीं होता कहीं पे भी। क्यों? सेंसिबल एस्टिमेट कब आएगा, जब आप वेटेज अकॉर्डिंगली दो उसको। तो EBCT मॉडल 2 प्रैक्टिकली यूज होता है, मॉडल 1 कहीं पर यूज नहीं होता है। तो डेफिनेशन लिखो पहले EBCT मॉडल 2 की, थ्योरी कवर करते हैं इसकी पहले, फिर आएंगे बात। डेफिनेशन सेम एज मॉडल 1 लिख लो, डेफिनेशन सेम एज मॉडल 1। अजम्पशन लिखो, the distribution of each Xij, first assumption, the distribution of each Xij depends on parameter theta, same वही लाइन लिखी है मैंने, depends on parameter theta whose value is fixed but unknown. सेकेंड assumption लिखो, given theta Xij's are independent, ये थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, given theta Xij's are independent but not necessarily identical। ये सेंसिबल भी है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो हर कंट्री में ज्यादा वेरिएबिलिटी और अलग अलग डेटा है, तो सबको आइडेंटिकल तो मत बोलो, इंडिपेंडेंट बोलना तो ठीक है, पर पिछले मॉडल में तो सबको क्या माना आपने, आइडेंटिकल माना। तो यहाँ इंडिपेंडेंट तो मान रहे हैं, आइडेंटिकल नेसेसरीली नहीं मान रहे, जरूरी नहीं है। ऑल्दो जब हम कैलकुलेशन करेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट, अभी जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम आइडेंटिकल मान के चलते हैं। थर्ड असम्पशन लिखो, द रिस्क पैरामीटर थीटा आई, द रिस्क पैरामीटर थीटा आई आर IID। तो अजम्पशन में भी ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल वैसे अजम्पशन है, सारा कुछ कॉपी करना है वहां से, बस अपने एक छोटा सा चेंज आया क्या, कि आइडेंटिकल जरूरी नहीं है कि हो। ऑल्दो मैंने तीसरा अजम्पशन अभी अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डलवा दिया कि आइडेंटिकल भी मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अब कैलकुलेशन वाइज बात करते हैं। हाँ, डबल नहीं आएगा। तो लिखो, इंटरमीडिएट कैलकुलेशन देखना बेटा पेज नंबर 30 पर। तो सबसे पहले आपको YIJ का डिफरेंस क्लियर हो गया, जिस पिछले मॉडल में जिस चीज को आप पहले XIJ बोल रहे थे, इस मॉडल में उसको क्या बोल रहे हो, YIJ बोल रहे हो। प्लस आपके पास एक नया डेटा और आ गया, किसका, PIJ का। एक नया डेटा और आएगा इसके अंदर PIJ, और उसको क्या बोल रहे हो आप, रिस्क वॉल्यूम बोल रहे हो। तो दो डेटा आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए EBCT मॉडल 2 के लिए, ठीक है। तो PIJ करस्पॉन्डिंग रिस्क वॉल्यूम। तो सबसे पहले XIJ निकालना है, तो इंटरमीडिएट कैलकुलेशन में आपको XIJ दे रखा है क्या, YIJ डिवाइडेड बाय PIJ। तो XIJ क्या हो गया इस हिसाब से, तो लिखो XIJ क्या है, हाँ नहीं वर्ड्स में, मैथमेटिकल तो लिख दिया, वर्ड्स में लिखो, एवरेज एग्रीगेट क्लेम्स, XIJ इज एग्रीगेट क्लेम्स पर यूनिट ऑफ रिस्क वॉल्यूम, एग्रीगेट क्लेम्स पर यूनिट ऑफ रिस्क वॉल्यूम। बिल्कुल उसके साथ में आपको देखो टेबल के अंदर XI बार दिया हुआ, एक दिख रहा है आपको, फॉर्मूला इंटरप्रेट कर पाओगे आप क्या, वेटेड एवरेज है बेटा। तो लिखो इसको, मीन क्लेम रेट, सॉरी मीन क्लेम्स, XIJ ये लिखा हुआ बेटा, अगर देखो ध्यान से,
एक्स आई बार इज, अगर लिखा रहा है मैथमेटिकली समेशन वाई आई जे डिवाइडेड बाय समेशन पी आई जे, ये है एक्स आई बार को अगर देखा जाए ठीक से, क्योंकि अभी आपको पी आई बार मैंने पढ़ाया नहीं है। अगर पी आई बार की डेफिनेशन भी दे रखी है आपको, देखो ऊपर आप इंटरमीडिएट कैलकुलेशन में पी आई बार देखो क्या है, पी आई बार इज समेशन ऑफ पी आई जे, और पी आई इंटू एक्स आई जे क्या है, वाई आई जे। तो ये भी लिखा रह सकता है एक्स आई बार को समेशन डिवाइडेड बाय समेशन पी आई जे, लिखा रह सकता है, नहीं लिखा रह सकता, इजी इंटरप्रिटेशन है, समझने में आसान आ जाएगा। तो लिखो एक्स आई बार को मीन क्लेम्स पर यूनिट ऑफ रिस्क वॉल्यूम, मीन क्लेम्स पर यूनिट ऑफ रिस्क वॉल्यूम्स फॉर रिस्क आई, फॉर रिस्क आई। अभी बताते हैं, अभी आएगा ना, एक्स बार लिखो नेक्स्ट। बेटा एक्स बार को, अगर एक्स बार का फॉर्मूला देखो टेबल में क्या दिया हुआ है, आप मुझे देखना क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको, क्या एक्स बार को ऐसे लिखा रह सकता है सिंपल करके, एक ही बात है बेटा, लिखा जा सकता है ऐसे बेटा, क्या क्या फर्क है बेटा बताओ, दोनों को समेशन तो चल ही रहा है, दोनों आईजे की करस्पॉन्डिंग वाले तो लिख सकते हैं अलग अलग, क्या प्रॉब्लम है। अब देखो तो सही, मैंने जो लिखा है उसको इंटरप्रेट तो करो आप एक बार, क्या दोनों चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। तो लिखो एक्स बार क्या है, मीन क्लेम्स, मीन क्लेम्स पर यूनिट ऑफ रिस्क वॉल्यूम, मीन क्लेम्स पर यूनिट ऑफ रिस्क वॉल्यूम फॉर ऑल रिस्क्स। बिल्कुल यश, अगर आप डिनोमिनेटर को देखो ना, जो टेबल में फॉर्मूला दिया, डिनोमिनेटर इज फ्री ऑफ समेशन, डिनोमिनेटर इज फ्री ऑफ समेशन, कांस्टेंट है वो, समेशन खाली ऊपर पे चल रहा है, नीचे तो पी बार है, और पी बार को लिखाने के लिए अपने दो समेशन यूज कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी समझ में आ जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी इस मॉडल के अंदर बहुत सारी। तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, तो ये तो आपका वाई आई जे का डेटा हो गया, जिसको आप पहले एक्स आई जे का डेटा मान रहे थे इसी क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पी आई जे का डेटा दिखा रहा हूं एक बार। तो बुक का पेज नंबर 32, बुक का पेज नंबर 32, एग्जाम्पल 6.4। तो अपने को दो डेटा रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या, एक वाई आई जे का डेटा दे दो, एक पी आई जे का डेटा दे दो। वाई आई जे का डेटा दिया हुआ था, पी आई जे का डेटा नया दे दिया, हम एक्स आई जे का नया डेटा बना सकते हैं इससे। क्या करेंगे, वाई आई जे की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को पी आई जे की करस्पॉन्डिंग एंट्री से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप देखो एक्स आई जे वाले डेटा, वाई आई जे वाले डेटा में पहली एंट्री 48 थी, यहाँ क्या है 12, तो एक्स आई जे में क्या आनी चाहिए, टेबल बना सकते हो एक्स आई जे का, तो समझ इतना तो जान कर ही लोगे आराम से। एक्स आई जे निकालने के बाद आप देखो क्या क्या कैलकुलेशन में जरूरत है अपने को। अपने को सबसे पहले चाहिए समेशन पी आई जे, दिख रहा है आपको नीचे समेशन पे, मैं जेड की बात कर रहा हूं, जेड के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो समेशन पी आई जे चाहिए, पी आई जे भी हर आई कंट्री के हिसाब से चाहिए, क्योंकि हम हर कंट्री का अलग क्रेडिबिलिटी फैक्टर निकालेंगे। तो यहां पर कितने क्रेडिबिलिटी फैक्टर निकलेंगे इस मॉडल में, 4 क्रेडिबिलिटी फैक्टर निकलेंगे। क्यों, 4 कंट्रीज हैं, चारों का अलग अलग क्रेडिबिलिटी फैक्टर अपना निकलेगा। तो अगर मेरे को कंट्री 1 का क्रेडिबिलिटी फैक्टर निकालना है, तो न्यूमरेटर कैसे निकाले कंट्री 1 के लिए, तो कंट्री 1 के पीआईडीएस को ऐड करना है खाली। तो कंट्री 1 के पीआईडीएस को ऐड करने का मतलब क्या है, 12, 15, 13, 16 और 10 को ऐड करना है। बेटा का ध्यान से फॉर्मूले को देखो तो समेशन पी आई जे दिया हुआ, लेकिन जे ही वेरी कर रहा है, आई नहीं वेरी कर रहा। जेड का फॉर्मूला देखो टेबल के अंदर, जब आप जेड आई लिख रहे हो तो न्यूमरेटर में जो समेशन है उसमें सिर्फ जे वेरी कर रहा है, आई वेरी नहीं कर रहा है। यानी अगर मुझे Z1 बार निकालना है, देखो Z1 लिखो, कैसे निकालोगे Z1,
तो Z1 विल बी summation P 1j, j goes from 1 to 5 divided by summation j goes from 1 to 5 P1j plus expectation of s square theta divided by variance of m theta. तो अगर Z1 बार निकालना है मतलब सिर्फ पहली कंट्री के सारे PIGs को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. और क्या निकालना है अपने को? एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा. अब एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर थीटा के लिए क्या क्या चाहिए देखो. एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर थीटा के लिए देखो क्या क्या चाहिए. ध्यान से देखो बेटा, टेबल में फॉर्मूला बहुत मेसी है. तो मॉडल 2 का जब आप पहला क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस, जो भी पहला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, अब उसको आप में कम से कम भी 30 से 35 मिनट्स लगेंगे आपको करने में. पहला क्वेश्चन जो भी करोगे, क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले देख के कॉपी एक बार टाइम लगेगा. फिर 2-3 क्वेश्चन करते करते वो टाइम 15 से 20 मिनट पे आ जाएगा. समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या कहना चाह रहा हूँ? क्यों ना बेटा, 3 क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको, तब उसमें आपको प्रोफिशिएंसी मिलेगी. तो मैं ये मॉडल आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ. छोड़ के आ रहा हूँ बेटा, आपको टेबल से कॉपी करके सारी चीजें कैलकुलेट करनी है. आपको अगर मैं समझता हूँ इतना फॉर्मूला आप समझ सकते हो, टेबल से कॉपी करके कैलकुलेशन कर सको. लेकिन आप चाहते हो कि क्लास में कैलकुलेट करना, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो क्लास में कैलकुलेट कर लेते हैं. तो बेटर है कि हम मॉन्टे कार्लो के डाउट खत्म कर लें. आपको मॉडल 2 का क्वेश्चन पूरा ट्राई करना है. अगर नहीं होगा कैलकुलेशन में तो मुझे बताना. हाँ, मॉडल 2 करना पड़ेगा. लास्ट टाइम मॉडल 2 ही आया था, ये बता दूं मैं पहले ही. फिर ये, हाँ ये मत बोला मैंने मॉडल 2 नहीं कराया है, मैं पहले बोल रहा हूँ. तो एक प्लीज क्वेश्चन ट्राई कर लेना, मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूला कॉपी करना है. चलेगा? तो हेडिंग डालो. नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है बेटा? खोलो असाइनमेंट, हो जाओ चालू. नहीं मैं आपको दूंगा बेटा, वो 10 ईयर्स का क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा बेटा. ज़्यादा नहीं है, 7-8 क्वेश्चन होगा. है मेरे पास, है. अरे है मेरे पास. हाँ हाँ, सारे डिस्कस करते चलेंगे ना. हाँ, कोशिश तो सारे सॉल्व तो सारे ही करते हैं बेटा वैसे भी. हाँ